हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम सत्या के चैप्टर नंबर 3 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल। तो इससे पहले हमने 3 ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स पढ़ लिए हैं, तो ये हमारे पास नंबर 4 है, तो इसको पढ़ते हैं। फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल, द स्टीरियोआइसोमर मायोइनोसिटोल इज अटैच्ड टू फॉस्फेटिडिक एसिड टू गिव फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल पीआई। तो इसमें हमारे पास क्या है कि एक स्टीरियोआइसोमर मायोइनोसिटोल जब हमारे पास फॉस्फेटिडिक एसिड से लगता है तो क्या बनता है, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल। तो मैं आपको पहले फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये हमारे पास नंबर 4 पे है फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल। ये देखें, ये हमारे पास क्या है, ग्लाइसरोल है, ये एक फैटी एसिड है, ये दूसरा फैटी एसिड है और ये फॉस्फेट है। ये देखें, ये हमारे पास फॉस्फेटिडिक एसिड का स्ट्रक्चर है। तो जब हमारे पास फॉस्फेटिडिक एसिड के साथ मायोइनोसिटोल लगता है तो क्या बनता है, फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल। दिस इज एन इम्पोर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन्स। तो फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल हमारे पास क्या है, इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है सेल मेम्ब्रेन्स का। द एक्शन ऑफ सर्टेन हार्मोन्स एग्जांपल ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन इज मीडिएटेड थ्रू फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल। तो हमारे पास कुछ हार्मोन्स हैं जैसे कि ऑक्सीटोसिन है, वैसोप्रेसिन है, तो उनका जो एक्शन है वो हमारे पास फॉस्फेटिडाइल इनोसिटोल के थ्रू मीडिएट होता है। तो हमारे पास नंबर 5 ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड है, फॉस्फेटिडाइल सीरीन। द अमीनो एसिड सीरीन इज प्रेजेंट इन दिस ग्रुप ऑफ ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स। तो हमारे पास ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स के इस ग्रुप में क्या होता है कि अमीनो एसिड सीरीन प्रेजेंट होता है। तो मैं आपको फॉस्फेटिडाइल सीरीन का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। तो ये देखें, ये हमारे पास फॉस्फेटिडाइल सीरीन का स्ट्रक्चर है। ये हमारे पास सेम फॉस्फेटिडिक एसिड का स्ट्रक्चर है। ये ग्लाइसरोल है, ये एक फैटी एसिड है, ये दूसरा फैटी एसिड है और ये फॉस्फेट है। और इसके साथ ये हमारे पास क्या लगा हुआ है, अमीनो एसिड सीरीन। तो ये क्या बन गया, फॉस्फेटिडाइल सीरीन। फॉस्फेटिडाइल थ्रेओनिन इज ऑल्सो फाउंड इन सर्टेन टिश्यूज। फॉस्फेटिडाइल थ्रेओनिन भी हमारे पास कुछ टिश्यूज में प्रेजेंट है। नंबर 6 ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड है हमारे पास प्लाज्मेलोजिन। तो प्लाज्मेलोजिन्स क्या है, व्हेन अ फैटी एसिड इज अटैच्ड बाय एन ईथर लिंकेज एट C1 ऑफ ग्लाइसरोल इन द ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स द रिजल्टेंट कंपाउंड इज प्लाज्मेलोजिन। तो हमारे पास जो ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स हैं उनमें जो ग्लाइसरोल है उसमें हमारे पास जो कार्बन नंबर 1 है उस पे हमारे पास जो फैटी एसिड लगा होता है उसमें हमारे पास ईथर लिंकेज होती है। तो जब ईथर लिंकेज होती है इसमें तो क्या बनता है, हमारे पास प्लाज्मेलोजिन बनता है। तो हमने जितने भी अभी 5 ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स पढ़े उन सब में हमारे पास ईस्टर लिंकेज था, लेकिन इसमें ईथर लिंकेज है। फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट विच इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन बट फॉर द ईथर लिंकेज इन प्लेस ऑफ ईस्टर। तो हमारे पास प्लाज्मेलोजिन का दूसरा नाम क्या है, फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन। तो फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये हमारे पास क्या है कि फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन जैसा ही होता है स्ट्रक्चर में, लेकिन फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन में क्या होता है कि कार्बन नंबर 1 पे ईस्टर लिंकेज होता है और फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन या प्लाज्मेलोजिन में क्या होता है कि हमारे पास कार्बन नंबर 1 पे ईथर लिंकेज होता है। एन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड अकर्स एट C1। इसमें हमारे पास क्या होता है कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है C1 पे, कार्बन 1 पे। कोलिन, इनोसिटोल एंड सीरीन में सब्स्टिट्यूट इथेनोलामाइन टू गिव अदर प्लाज्मेलोजिन्स। तो हमारे पास जो प्लाज्मेलोजिन्स है उनमें जो इथेनोलामाइन लगा हुआ है उसकी जगह पे हम कोलिन भी लगा सकते हैं, इनोसिटोल भी लगा सकते हैं, सीरीन भी लगा सकते हैं। तो अगर इनको लगाएंगे तो हमें दूसरे प्लाज्मेलोजिन्स मिल सकते हैं। तो अब मैं आपको प्लाज्मेलोजिन्स का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ये देखें, ये हमारे पास प्लाज्मेलोजिन है, ये हमारे पास इसका दूसरा नाम है फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन। तो ये हमारे पास फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन जैसा ही होता है, लेकिन इसमें क्या है कि कार्बन नंबर 1 पे हमारे पास क्या है, ईथर लिंकेज है और फॉस्फेटिडाइल इथेनोलामाइन में क्या है, हमारे पास कार्बन नंबर 1 पे जो है ईस्टर लिंकेज है। बाकी दोनों का स्ट्रक्चर सेम है। ये देखें, ये हमारे पास एक ग्लाइसरोल है, ये हमारे पास एक फैटी एसिड है, ये दूसरा फैटी एसिड है और ये हमारे पास फॉस्फेट है और ये हमारे पास इथेनोलामाइन लगा हुआ है। अगर हम इथेनोलामाइन की जगह पे कोलिन लगाएं या इनोसिटोल लगाएं या फिर हम सीरीन लगाएं तो क्या बन जाएंगे, हमारे पास दूसरे प्लाज्मेलोजिन्स बन जाएंगे। नंबर 7 ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड है कार्डियोलिपिन। तो कार्डियोलिपिन क्या है हमारे पास, इट इज सो नेम्ड एज इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम हार्ट मसल। इसका नाम कार्डियोलिपिन इसलिए क्योंकि ये हमारे पास सबसे पहले हार्ट मसल से आइसोलेट हुआ था। स्ट्रक्चरली कार्डियोलिपिन consists of 2 molecules of phosphatidic acid held by an additional glycerol through phosphate groups। तो कार्डियोलिपिन का स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास, इसमें हमारे पास बीच में एक ग्लाइसरोल होता है और ये ग्लाइसरोल हमारे पास 2 फॉस्फेटिडिक एसिड के मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करता है थ्रू द फॉस्फेट ग्रुप्स। तो इसमें हमारे पास 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं फॉस्फेटिडिक एसिड के। तो मैं आपको ये दिखाती हूँ स्ट्रक्चर कार्डियोलिपिन का।
ये देखें ये हमारे पास कार्डियोलिपिन है, इसका दूसरा नाम है डाइफॉस्फेटिडाइल ग्लाइसरॉल। इसमें हमारे पास ये देखें ये हमारे पास जो है एक फॉस्फेटिडिक एसिड है, ये हमारे पास दूसरा फॉस्फेटिडिक एसिड है और ये हमारे पास बीच में ग्लाइसरॉल है। तो इसमें 2 फॉस्फेटिडिक एसिड्स होते हैं और इनको जो है वो ज्वाइन करता है एक ग्लाइसरॉल बीच में। It is an important component of inner mitochondrial membrane and essential for mitochondrial function। तो कार्डियोलिपिन हमारे पास एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन का और ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। डिक्रीज कार्डियोलिपिन लेवल्स में रिजल्ट इन माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन, एजिंग, हाइपोथायरॉयडिज्म, कार्डियोस्केलेटल मायोपैथी, बार्थ सिंड्रोम। अगर हमारे पास कार्डियोलिपिन के लेवल्स कम हो जाते हैं तो क्या होगा, हमारे पास माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया सही से काम नहीं करेगा, एजिंग हो जाएगी, हाइपोथायरॉयडिज्म हो जाएगी, कार्डियोस्केलेटल मायोपैथी हो जाएगी जिसको हम बार्थ सिंड्रोम बोलते हैं। कार्डियोलिपिन इज द ओनली फॉस्फोग्लिसराइड दैट पॉसेसेस एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज। कार्डियोलिपिन हमारे पास वो एक वाहिद फॉस्फोग्लिसराइड है जिसमें हमारे पास एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज होती हैं। तो सारे ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स यहाँ पे खत्म होते हैं। अब हम स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स पढ़ेंगे। तो अब हमारे पास क्या है, स्फिंगोमाइलिन्स, जिनको हम स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स भी बोलते हैं। स्फिंगोसिन इज एन अमाइनो अल्कोहल प्रेजेंट इन स्फिंगोमाइलिन्स स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स। स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स में हमारे पास जो अल्कोहल है वो कौन सी है, एक अमाइनो अल्कोहल है जिसका नाम है स्फिंगोसिन। तो हमने ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स में पढ़ा था कि उसमें कौन सी अल्कोहल होती है, ग्लाइसरोल होती है। इसमें कौन सी अल्कोहल है, स्फिंगोसिन। दे डू नॉट कंटेन ग्लाइसरोल एट ऑल। इनमें ग्लाइसरोल अल्कोहल नहीं होती। स्फिंगोसिन इज अटैच्ड बाय एन अमाइड लिंकेज टू अ फैटी एसिड टू प्रोड्यूस सेरामाइड। तो जब हमारे पास स्फिंगोसिन जो है वो फैटी एसिड के साथ अटैच होती है बाय अमाइड लिंकेज, मतलब इन दोनों के बीच में अमाइड लिंकेज होता है, तो फिर हमारे पास क्या बनता है, सेरामाइड बनता है। द अल्कोहल ग्रुप ऑफ स्फिंगोसिन इज बाउंड टू फॉस्फोराइलकोलिन इन स्फिंगोमाइलिन स्ट्रक्चर फिगर 3.3। तो जो हमारे पास अल्कोहल ग्रुप है स्फिंगोसिन का वो हमारे पास फॉस्फोराइलकोलिन के साथ अटैच्ड होता है स्फिंगोमाइलिन के स्ट्रक्चर में, मतलब फॉस्फोराइलकोलिन हमारे पास लगा होता है अल्कोहल ग्रुप ऑफ स्फिंगोसिन के साथ। तो मैं आपको स्फिंगोमाइलिन का स्ट्रक्चर दिखाती हूँ फिगर 3.3 में। तो ये हमारे पास स्फिंगोमाइलिन का स्ट्रक्चर है, ये आप देख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, स्फिंगोसिन है। जब स्फिंगोसिन के साथ हमारे पास ये फैटी एसिड अटैच होगा बाय अमाइड लिंकेज तो क्या बनेगा, सेरामाइड। और आप देख सकते हैं ये हमारे पास अल्कोहल ग्रुप है स्फिंगोसिन का, ये हमारे पास फॉस्फोराइलकोलिन के साथ अटैच है। ये देखें ये फॉस्फेट है और ये कोलिन है, तो इसको हम बोलते हैं फॉस्फोराइलकोलिन। आई होप कि आपको स्फिंगोमाइलिन का स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। स्फिंगोमाइलिन्स आर इम्पोर्टेंट constituents of myelin and are found in good quantity in brain and nervous tissues। तो स्फिंगोमाइलिन हमारे पास इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स है माइलिन के और ये हमारे पास गुड क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं ब्रेन में और नर्वस टिश्यूज में। सेरामाइड एक्ट्स एज अ सेकंड मैसेंजर सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बाय रेगुलेटिंग प्रोग्राम सेल डेथ, एपोप्टोसिस, सेल साइकिल एंड सेल डिफरेंशिएशन। तो सेरामाइड का काम क्या होता है, ये हमारे पास एज ए सेकेंड मैसेंजर एक्ट करता है, मतलब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल के तौर पे एक्ट करता है। ये क्या करता है कि रेगुलेट करता है प्रोग्राम सेल डेथ को, एपोप्टोसिस को, सेल साइकिल को और सेल डिफरेंशिएशन को। A ceramide containing a 30 carbon fatty acid is a major component of skin and it regulates skin's water permeability। एक सेरामाइड जिसमें हमारे पास 30 कार्बन फैटी एसिड होता है वो हमारे पास क्या है, मेजर कंपोनेंट है स्किन का और ये हमारे पास स्किन की वाटर परमिएबिलिटी को रेगुलेट करता है। तो हमने ग्लाइसरोफॉस्फोलिपिड्स और स्फिंगोफॉस्फोलिपिड्स दोनों पढ़ लिए। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।